प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। आज का विषय है कुक्कुट पालन में उद्यमिता व कुक्कुट उत्पादों का विपणन, यानी कि पोल्ट्री सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग। दो भाग में हम आज का जो विषय है उसको पढ़ेंगे। पहला है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि पोल्ट्री जो व्यवसाय है उसमें उद्यमिता कैसे विकसित करनी है और क्या पोल्ट्री जो सेक्टर है, जो कुक्कुट पालन का जो क्षेत्र है, उसमें किस प्रकार से हम जोखिम से निपट सकते हैं और किस प्रकार से जो उद्यमिता है नए उद्यम के रूप में इस व्यवसाय को ग्रहण कर सकते हैं और क्या क्या लाभ हमें इससे मिल सकते हैं। इस विषय में जाने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर जिसको हम बोलते हैं, वह क्या होता है, यानी कि उद्यमिता क्या होती है। तो यदि हम दो जो परिभाषा है उसके माध्यम से इस उद्यमिता को समझने का प्रयास करें तो उद्यमिता से तात्पर्य होता है कि किसी भी प्रकार का नया उद्यम बनाने और उससे लाभ कमाने की दृष्टि से उसके किसी भी जोखिम को उठाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको उद्यमिता कहते हैं। यानी कि कोई भी नया व्यवसाय प्रारंभ करना और उससे लाभ कमाना उद्यमिता है। और इस बीच में यदि कोई किसी प्रकार का रिस्क, जोखिम पड़ता है तो उसको मैनेज करने की जो कैपेसिटी है वो भी इस उद्यमिता में आ जाती है। यदि हम दूसरी परिभाषा के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें तो उद्यमिता लाभ कमाने के लिए किसी व्यावसायिक उद्यम को उसकी किसी भी अनिश्चितता के साथ विकसित करने, व्यवस्थित करने और चलाने की क्षमता और तत्परता है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से हम लाभ कमाते हैं, किसी भी उद्यम से लाभ कमाते हैं, नए व्यावसायिक उद्यम से, और उसकी जो अनिश्चितता है, यानी कि जो उसके जो जोखिम है, उसको भी मैनेज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं और उसको सुचारू रूप से चलाते हैं। इसी को हम उद्यमिता कहते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करना। तो यहाँ पर हम नए व्यवसाय के रूप में जो हमारा मुर्गी पालन है, जो कुक्कुट पालन है, उसको हम ले सकते हैं। और मुर्गी पालन से जुड़े हुए अनेक जो उद्यम हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले इस कुक्कुट पालन के उद्यम का जो क्षेत्र है, इसमें जाने से पहले यहाँ ये समझना जरूरी है कि जो पशुपालन है उसका हमारे देश में कितना जो योगदान है उससे पड़ता है। मुख्य रूप से मुर्गी और जो की बात करेंगे, हम कुक्कुट की बात करेंगे। यदि 20वीं पशुधन जनगणना हम देखें तो विश्व रैंकिंग में हम दूध के उत्पादन में नंबर 1 पर हैं, अंडा उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, और यदि पोल्ट्री के मांस की बात करें, जो ब्रॉयलर की बात है, उसमें हम 6ठे स्थान पर अभी 20वीं जो हमारी जनगणना हुई है, पशुधन जनगणना, उसके हिसाब से हम अभी हैं। अंडे के उत्पादन में लगभग 8.5%, मांस उत्पादन में लगभग 7.8% की वार्षिक वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है, वो हुई है। तमिलनाडु जो है वो मुर्गी उत्पादन, मुर्गी की जो आबादी है उसमें सबसे अधिक है, और सबसे अधिक अंडा उत्पादन का राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। बहुत ज़रूरी है, आंध्रा जो है उसको एग बाउल के नाम से भी जाना जाता है। अंडे की जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता है, यहाँ सबसे ज़्यादा 372 अंडे जो है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। हरियाणा राज्य जो है वो भारत का सर्वाधिक पोल्ट्री मांस उत्पादक राज्य है। ब्रॉयलर की बात कर रहे हैं हम, तो जो मांस है पोल्ट्री का, वो चिकन, वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। व्यावसायिक पोल्ट्री से जो अंडा उत्पादन होता है, यानी कि जो हमारा जो व्यावसायिक पोल्ट्री है उससे अंडा उत्पादन लगभग 82.2% अंडा उत्पादन इससे होता है। यानी कि 84.91 बिलियन का जो अंडे का जो टोटल उत्पादन है उसमें से 84.91 बिलियन, या यूं कहें कि 82% जो अंडा उत्पादन है वो कमर्शियल पोल्ट्री फार्म से आता है, जिसको व्यावसायिक पोल्ट्री फार्म कहते हैं। और जो बैकयार्ड पोल्ट्री है, पिछवाड़े में जो मुर्गी पालन किया जाता है, किचन के जो हमारा बैकयार्ड पोल्ट्री है, उससे केवल मात्र 18.41 बिलियन अंडा, यानी कि यदि हम कहें तो 17.8% अंडे का जो मिलता है वो इससे मिलता है। और मुर्गी पालन की जो बात है, मांस उत्पादन लगभग 4.06 मीट्रिक टन अभी है। कुल मांस उत्पादन का 50%, यानी कि जितनी भी हमारी स्पीशीज है, यदि हम चेबोन की बात करें, मटन की बात करें या बीफ की बात करें, सब मिला करके टोटल मीट जो प्रोडक्शन है उसका 50% वो पोल्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उससे आता है। और यह जो अंडा और ब्रॉयलर का उत्पादन है ये प्रति वर्ष 8 से 10% की दर से बढ़ रहा है। और सालाना जो है भारत में वो लगभग 5.3 मिलियन मीट्रिक टन, यानी कि 5.3 मीट्रिक टन मांस और 75 बिलियन अंडे का उत्पादन होता है। भारतवर्ष की बात कर रहे हैं।
पिछले 4 दशकों में जो हमारा 40 वर्ष पिछले गए हैं उसमें लगभग जो पोल्ट्री फार्म है ये बहुत तेज़ी से उभर के सामने आया है, और जो बैकयार्ड पोल्ट्री है वो संगठित क्षेत्र में आ गई है, और कमर्शियल जो हमारे फार्म्स हैं उसके रूप में यह जो हमारे फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनके द्वारा की जा रही है। अब हम बहुत ये समझा या बहुत महत्वपूर्ण है कि एंटरप्रेन्योरशिप, जो मुर्गी पालन की एंटरप्रेन्योरशिप क्यों व्यवहार्य है, क्यों हमें इससे लाभ हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति पोल्ट्री जो कुक्कुट पालन है या कुक्कुट से जुड़े हुए जो हमारे व्यवसाय हैं उसको उद्यमिता के रूप में लेता है तो उसमें लाभ होने की संभावनाएं बहुत अधिक है, क्योंकि भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, और हम जानते हैं कि जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं या पोल्ट्री जो है हमारा कुक्कुट का जो वो है, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उत्पाद हैं, वो सभी भोजन के रूप में मनुष्य इस्तेमाल करता है। तो ये मूलभूत आवश्यकता है, कितना भी स्थिति खराब हो भोजन मनुष्य को चाहिए ही चाहिए, इसकी ये एक नितांत जरूरी सामान में आता है भोजन। तो और भारत की एक बड़ी जनसंख्या है, भारत बड़ी आबादी वाला देश है। यहाँ पर हम लगभग हम जानते हैं कि 140 करोड़ की आबादी हम लोग बियर कर रहे हैं, 1.431 अरब आबादी हमारे भारतवर्ष की है, यानी कि हमारे पास एक बड़ा मार्केट और बड़ा हमें भारी मांग अंडे और मांस की बनी हुई है। और दूसरी बात है कि भारत दुनिया में पशुधन की आबादी का सबसे बड़ा देश है। हम सभी जानते हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि जो रेड मीट है, लाल मांस है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बनस्पत जो सफ़ेद मांस है और जो पोल्ट्री है, जो कुक्कुट का जो मांस है, वो सफ़ेद मांस की श्रेणी में आता है, सफ़ेद मांस का स्रोत है। यहाँ तक कि जो पोल्ट्री की जो खाद है उसका मूल्य भी उच्च खाद मूल्य का होता है, यानी कि हम पोल्ट्री की जो खाद है, जो फर्टिलाइजर्स के यूज करते हैं, इसकी जो फीसिस है, जो बीट है, वो भी बहुत अच्छा खाद मूल्य देती है। एक साइड में हमें जो है इसका बाई प्रोडक्ट मिल जाता है। अंडा और प्रोटीन मांस प्रोटीन के सस्ते स्रोत हैं, अच्छा जो है प्रोटीन का स्रोत मिल जाता है अंडे से और पोल्ट्री से, जो मांस है उससे। और हम जानते हैं कि जो मुर्गी है वो जो फीड का FCR जो है, फीड कन्वर्जन रेशो, वो बहुत अच्छा होता है इसका, यानी कि मांस और अंडे के रूप में फीड का बहुत कुशल रूपांतरण मुर्गी के द्वारा किया जाता है। यदि हम मोटे तौर पर बात करें तो यदि हम 2 किलो अंडे का वजन करते हैं, 2 किलो अंडा बनाने में 1 किलो फीड की आवश्यकता केवल होती है। 1 किलो अंडा बनाने में 2 किलो फीड की आवश्यकता होती है। और यदि मांस की बात करें तो हमारा जो 1 किलो मांस है, 1 किलो चिकन मांस के लिए 2.8 किलो जो हमारा दाना है, फीड है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। 12 अंडे के लिए 1.4 किलो फीड हम कह सकते हैं। और यह जो पोल्ट्री का जो पूरा जो क्षेत्र है, ये किसी भी प्रकार के धार्मिक वजनाओं से फ्री है, इसमें किसी प्रकार धार्मिक वजना नहीं है। यदि हम पिगरी पालन करते हैं तो उसमें भी धार्मिक वजनाएं हैं, बीफ है तो उसमें भी धार्मिक वर्जनाएं जो है, सोशल टैबूज में सामाजिक जो मान्यता है वो जुड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ इस प्रकार का कोई भी सामाजिक मान्यता या धार्मिक वर्जना नहीं है। अब यदि बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप कुक्कुट पालन में उद्यमिता की, तो विभिन्न प्रकार के जो हमारे क्षेत्र हैं वो इससे जुड़े हुए हम देख सकते हैं। यहाँ पर मुर्गी के मांस का उत्पादन सभी जानते हैं, ब्रॉयलर के रूप में मुर्गी पालन किया जाता है। अंडे का उत्पादन लेयर के रूप में, हैचरी के रूप में, जो ब्रीडिंग है, वो जो ब्रीडर फार्म्स हैं, हैचिंग होते हैं, चूजे निकलते हैं, वो भी लगाई जा सकती है। इसके साथ साथ जो पोल्ट्री के फीड है, जो हमारा जो दाना जहाँ पर बनाया जाता है, उसकी यूनिट लगा सकते हैं। चिकन और मांस अंडे का जो प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रसंस्करण जहाँ पर किया जाता है, यानी कि अंडा और मांस के विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं, वह उसकी यूनिट लगाई जा सकती है। पोल्ट्री उत्पादों की पैकेजिंग और मार्केटिंग की यूनिट लगाई जा सकती है। पोल्ट्री से संबंधित जो कुक्कुट में उपकरण इस्तेमाल होते हैं कुक्कुट फार्म पर, उसके जो निर्माण की यूनिट लग सकती है, जैसे डिबिकिंग मशीन है या अन्य प्रकार के हीटर है, होवर है, शैटर है, फीडर है, इस तरह की जो है मशीनें वो लग सकती हैं उपकरण बनाने की। फिर उसके जो एक उसका कंसल्टेंसी, पोल्ट्री विपणन और परामर्श की सेवाएं से संबंधित जो है वो कार्य उद्यम, उसको एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में लिया जा सकता है। और इसके जो टीका और दवाएं हैं जो पोल्ट्री में या कुक्कुट फार्म में इस्तेमाल होती हैं, उससे संबंधित जो हमारा व्यवसाय है उसको भी किसान या किसी नवयुवक के द्वारा किया जा सकता है। पोल्ट्री उपकरणों की बिक्री का भी कार्य या उसका दुकान भी किया जा सकता है। अब संबंधित जो हमारा व्यवसाय है उसमें देखना जरूरी होता है, जब भी हम कोई उद्यम करते हैं तो उसमें संबंधित नुकसान, उसके जो जोखिम है उससे कैसे बचा जा सके, उससे बचने के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा जो है वो पोल्ट्री उत्पाद में जोखिम से हम लोग इसको कुछ जोखिम, चूँकि हर जो हमारा व्यवसाय है उसमें कुछ ना कुछ जोखिम भी निश्चित रूप से जुड़े होते हैं। जो भी उद्यम हम करते हैं उसके अपने जोखिम होते हैं, यहाँ पर भी कुछ जोखिम निश्चित रूप से होंगे, लेकिन उनसे बचाने का जो हमारा जो कुछ गोल्डन पॉइंट्स है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं।
इसके लिए तकनीकी ज्ञान, आवश्यक तकनीकी ज्ञान होने पर उसके लिए कोई ट्रेनिंग ली जा सकती है, किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया जा सकता है, जैसे यह कोर्स है। इस प्रकार का कोई भी एक तकनीकी कोर्स हम करने के बाद में अच्छे प्रकार से पोल्ट्री से संबंधित व्यवसाय हम ले सकते हैं। ये NIOS से संबंधित जो कोर्स है, ये भी इसका एक तकनीकी ज्ञान का माध्यम हो सकता है। पोल्ट्री किसानों के साथ हम एसोसिएशन बना करके, यानी कि समूह बना करके और सहकारिता में आकर के निकायों का से नेटवर्क बना करके आपात स्थिति, जैसे बीमारी यदि कोई आती है या कोई इस प्रकार की आग लग जाती है फार्म पर, अन्य कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है, तो जो किसानों का संघ है, जो सहकारी कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है, उसके माध्यम से, एसोसिएशन के माध्यम से हम इससे निपट सकते हैं। किसी विशेषज्ञ को हम नियुक्त कर सकते हैं, उसकी सलाह हमारे लिए बहुत जो है फ़ायदेमंद हो सकती है पोल्ट्री व्यवसाय के संबंध में। और हम अपने जो फार्म है या प्रसंस्करण की हमने यूनिट या जो भी हम इससे संबंधित हमने विभिन्न उद्यम देखे, उनका बीमा भी आजकल विभिन्न बीमा कंपनियों द्वारा कराया जा रहा है, तो जो जोखिम में हमारा मददगार साबित होता है जोखिम से उबरने के लिए। और विभिन्न प्रकार के जो सरकारी और निजी उद्यम हैं, वो हमारे दोनों ही आज के समय पोल्ट्री क्षेत्र में जो नवाचार है, नव प्रौद्योगिकी है, उसको हमारे जो साझेदारी और सहयोग स्थापित करके इसका विकसित कर रही है। नई नई टेक्नोलॉजी लाते हुए हमारा जो सरकार है और हमारी निजी जो क्षेत्र है, वो दोनों ही इसमें साझेदारी, आदान प्रदान, जो नई तकनीक है उसका आदान प्रदान विभिन्न जो है उसके माध्यम से, और साझेदारी और सहयोग के माध्यम से इस जो हमारा व्यवसाय है, पोल्ट्री का जो उद्यम है, उसको आगे बढ़ावा दे रही है। निजी उद्यम में हम जानते हैं वेंकटेश्वर हेचरी है, सगुना है, स्काई लार्क जैसी बड़ी बड़ी निजी कंपनियां हैं जो कि हमारा कुक्कुट पालन के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन इन्होंने किया है। भारत में हम मुनाफा अधिक मिलने के कारण आजकल मुर्गी पालन बहुत लोकप्रिय हो रहा है, जो हमारे नवयुवक हैं उनके बीच में, किसानों के बीच में, क्योंकि पशुधन के क्षेत्र में जो सबसे तेज़ी से बढ़ा हुआ उद्योग है वो कुक्कुट फार्मिंग ही आज के समय है। तो ये हमारा था कुक्कुट पालन से संबंधित एंटरप्रेन्योरशिप या कुक्कुट पालन में उद्यमिता से संबंधित हमने चर्चा की। इसके पश्चात आता है कि कुक्कुट उत्पादों का विपणन, जो दूसरा भाग है आज के जो हमारा जो लेक्चर है, आज का जो विषय है उसका कुक्कुट उत्पादों का विपणन, यानी कि मार्केटिंग हम पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की कैसे कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा उत्पादन के बाद मार्केटिंग जो है या हमारा जो विपणन है, वो सबसे महत्वपूर्ण किसी भी व्यवसाय के लिए पहलू होता है। कुक्कुट पालन में यदि हम बात करते हैं तो ग्रामीण कुक्कुट विकास कार्यक्रम की सबसे कमजोर कड़ी उसका विपणन ही होता है, यानी कि जो हम बैकयार्ड पोल्ट्री में या ग्रामीण क्षेत्र में जो कुक्कुट का जो फार्म लगाया जा रहा है, उससे संबंधित जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें सबसे कमज़ोर जो कड़ी है उसको बेचना या उसको जो है मार्केटिंग करना ही है, जो हमारे पोल्ट्री प्रोडक्ट होते हैं। जबकि शहरों और महानगरों में ये बहुत आसान होता है। सबसे मजबूत कड़ी मार्केटिंग है, क्योंकि इसकी डिमांड लगातार बनी हुई है। इसीलिए बिचौलियों और जो हमारे के द्वारा जो है बिचौलियों द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें शोषण कई बार जो हमारे मुर्गी पालक हैं या जो हमारा किसान है उसको किया जाता है। अब हम देखेंगे जो मुर्गी या कुक्कुट फार्म पालन में जो विपणन है उसके क्या क्या माध्यम हो सकते हैं। तो यदि हम देखें, एक माध्यम होता है कि सीधे निर्माता जो है, जो प्रोड्यूसर है, उससे सीधे कंज्यूमर तक पहुंचा जाए, यानी कि जो कुक्कुट फार्म जो लगा रहा है या किसी ने कोई मुर्गी पालन कर रखा है उससे सीधे कंज्यूम जो कर रहा है उसको मिल जाए। दूसरा होता है प्रोड्यूसर जो है, निर्माता जो है या फार्म जिसने लगाया है, उससे रिटेल जो हमारा रिटेलर है, खुदरा विक्रेता है, वो उससे ले और फिर वो कंज्यूमर को दे दे। एक तीसरा माध्यम हो सकता है विपणन का कि निर्माता जो प्रोड्यूसर है वो थोक जो हमारा होलसेलर है, थोक विक्रेता को बेचे, थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को बेचे, खुदरा विक्रेता इससे जो है ले, जो हमारा रिटेलर है, और फिर कंज्यूमर के पास तक वो पहुँचे। और एक जो हमारा चौथा माध्यम हो सकता है वो होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो जो विभिन्न बड़ी बड़ी सहकारी समितियां हैं उसको दे, और उससे फिर जो थोक विक्रेता है होलसेलर ले, और फिर रिटेलर, और रिटेलर के बाद जो हमारा वास्तविक कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसके पास तक ये पोल्ट्री प्रोडक्ट पहुँचे। यदि हम बाजार की बात करें, जो सामान्य बाजार है भारतवर्ष में अंडे व मांस का, उसको हम निम्नलिखित रूप में हम देख सकते हैं, जो हमारा ये हमने स्लाइड के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि खाने के अंडों के विभिन्न बाजार जो होते हैं। एक तो मंडी के रूप में आप देखते हैं, जो अंडे की हम बात कर रहे हैं, अभी मांस को नहीं ले रहे हैं। तो अंडा जो है वो बड़ी बड़ी मंडियों में जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर मंडी होती है अंडों की, उसमें से अंडे का बाजार होता है। या सिंपल जो हम सबसे आसान तरीका होता है वो हम देखते हैं कि विभिन्न ठेलियाँ अंडों की लगी होती हैं किराने की दुकानों पर, जो हमारे एग हैं, अंडे हैं, उसकी क्रेट मिलती है। होटलों में, रेस्टोरेंट में और शॉपिंग मॉल में आजकल जो है बड़े बड़े मॉलों में भी अंडे के क्रेट उपलब्ध होती हैं। होटल और रेस्टोरेंट पे अंडे के जो उत्पाद हैं वो मिलते हैं।
लगभग हम बात करें तो 5% अंडों का उपयोग जो है वो ही अंडा आधारित उत्पादों के रूप में होता है। बाकी सारा जो है वो जो हमारा इंटैक्ट एग है, साबुत अंडा है, वो बेचा जाता है। बाजार में यदि हम देखते हैं तो भूरे और जैविक अंडे जो हैं, जैविक जिसको ऑर्गेनिक अंडा कहा जाता है, उसका मूल्य ज़्यादा होता है बनस्पत जो हमारा नॉर्मल अंडा होता है। तो यह भी एक कम अच्छे मुनाफे का सौदा हो सकता है। जब हम मांस की बात करते हैं तो मुर्गी का जो मांस है उसकी जो मार्केट है, उसका जो विपणन जो माध्यम है वो हम देखते हैं। एक तो होता है कि मंडी में सिंपल जीवित पक्षियों को गिन करके मंडी में बेचा जाता है। फिर दूसरा होता है जो रिटेलर होता है, खुदरा कुक्कुट मांस के दुकानदार होते हैं, वो क्या करते हैं कि दो तरीके से जो कुक्कुट मांस है उसको बेचते हैं। एक तो लाइव वेट के हिसाब से, जिसको हम जीवित पक्षी को बोलते हैं, और दूसरा होता है उसका वेट लेकर के, लाइव वेट करके। ऊपर हमने वेट नहीं किया था, मंडी में गिनती के हिसाब से हमने जो हमारा पक्षी था उसको बेच रहे थे। यहाँ पर वेट लेकर के, उसके वेट के हिसाब से लाइव वेट उसका निर्धारित होता है, इसकी कीमत इतनी है। और दूसरा होता है प्रोसेस्ड, संसाधित वजन के हिसाब से, उसके पंख इत्यादि निकाल करके जो मांस निकलता है उसको बेचा जाता है खुदरा दुकानदार के द्वारा, रिटेलर के द्वारा। इसमें भी जो हमारा प्रोसेस्ड है, संसाधित मुर्गियां हैं, जो हमारा मांस निकाला गया है, उसमें से 75% जो है वो निकाल करके तुरंत या तो बेच देते हैं मांस निकाल करके, या फिर उसको हम जो है जो शीतित या हिम शीतित करके उसके कारकास जो है उसकी बॉडी को बेचा जाता है, यानी कि उसको डीप फ्रीज करके उसको बेच देते हैं। केवल 25% ही ऐसा बचता है प्रोसेस्ड में, प्रसंस्करण जो हमने किया, संसाधित जिसको बोल रहे हैं, जिसमें नमक मसाले लगा करके या अन्य उत्पाद बना करके उसके बेचे जाते हैं। इस 25% में जो होता है हड्डी निकला हुआ मांस होता है, फिलेट होता है, प्रोसेस्ड उत्पाद होते हैं, प्रसंस्करण उत्पाद जिसको कहते हैं, जिसके बर्गर, कबाब, नगेट्स, पैटीज, समोसा, सॉसेज इत्यादि बनाए जाते हैं। कुछ एजेंसियां हैं जो विपणन में जुड़ी हुई हैं, विपणन के जो हमारे माध्यम है उसमें अभी हमने देखा जो खुदरा बाजार था, उसके अलावा जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं या जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जो कि गवर्नमेंट की नहीं है, पर जो अंडे का और मांस का जो विपणन है उससे जुड़ी हुई कुछ बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं। इसमें पहला नाम आता है, जब हम अंडे की बात करते हैं तो NECC, जिसका नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी, राष्ट्रीय अंडा समन्वय समिति, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसके नाम भी विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से हम सभी ये जानते हैं, इसके संबंध में हमने कहीं ना कहीं सुना होता है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। यह लगभग 25,000 लेयर बड़े जो किसान हैं जो मुर्गी पालन कर रहे हैं अंडे के लिए, उसका एक बड़ा संघ है। ये मूल्य भी घोषणा करता है, अंडे का निर्धारण करता है रेट का। हर सोमवार, गुरुवार और शनिवार को इसके द्वारा अंडे के जो मूल्य है वो निर्धारित किया जाता है शहर के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से, और अंडे के स्टॉक की निगरानी करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़े बड़े जो स्टॉकर्स हैं, बीच में बिचौलियां हैं, उनके द्वारा अंडे का स्टॉक कर लिया गया और अंडे का जो दाम है वो बढ़ रहा है। इस पर भी निगरानी NECC रखता है। एग्रो कॉर्पेक्स एक इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, इसके माध्यम से ये जो बाजार है अंडे का, उसमें भी इसका हस्तक्षेप रहता है। और अंडे का जो बाहर भेजने का निर्यात जो है वो भी ये इसको करता है, एक्सपोर्ट करने का काम भी अंडे का NECC करता है। और अंडे के सेवन को बढ़ावा देना, हम सभी जानते हैं, विभिन्न माध्यमों से, विज्ञापनों के माध्यम से अंडे के सेवन को बढ़ावा देता है। इसका एक बहुत ही फेमस वो है, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। फिर जो आता है BCC, ये मांस से संबंधित एक समिति है, समन्वय समिति, जो मुर्गी का जो मांस है, ब्रॉयलर समन्वय समिति जिसको कहते हैं, ब्रॉयलर कोऑर्डिनेशन कमेटी, यह भी डेली मूल्य निर्धारण करता है मांस का। ये मुख्य रूप से साउथ में, जो हमारा साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत, उसमें तमिलनाडु और केरल में बाजार में इसका हस्तक्षेप अधिक है। तमिलनाडु के लिए जो हमारा प्रमुख उत्पाद आपूर्ति और मांग के आधार पर ये कीमत तय करते हैं, और यहाँ पर जो 90% बाजार है वो जीवित पक्षी के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से ये जो रेट है जो मांस का वो तय करता है। 2 से 5% जो हमारा एक्सपोर्ट करने वाला जो मुर्गी है उसको भी ये निर्धारित करता है, और लोकल में 2 से 5% जो प्रोसेस्ड मांस है, मांस उत्पादन में भी यह देखता है। तीसरी जो हमारी नॉन गवर्नमेंट एजेंसी है जो विपणन में सहायक है वो है ब्रोमार्क, ब्रॉयलर विपणन सहकारी समिति। यह अखिल भारतीय ब्रॉयलर किसान विपणन कंपनी है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका जो हेड ऑफिस है वो पुणे में बना हुआ है। इसका यहाँ पर जो एड्रेस है वो लिखा हुआ है। यह भी इसी प्रकार से जैसे जो हमारा BCC और NECC जो करता है, वह ब्रोमार्क भी वही, इसके कार्य लगभग सेम होते हैं। फिर जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, जो सरकारी जो अथॉरिटी हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, जो हमारा पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं उसके विपणन में, उसके मार्केटिंग में जो इन्वॉल्व हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है एपीडा का, यानी कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण।
यह इसका ऑफिस जो है वो दिल्ली में बना हुआ है और यह जो हमारा जो एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका निर्यात, उनका जो है उनका एक्सपोर्ट करने का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यानी कि जो उनका बाहर भेजने के लिए जो हमारा एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं और जो हमारे प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर एक्सपोर्ट करने के संबंध में यह जो एजेंसी है उनकी देखरेख और उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा सके उसकी निगरानी यह एजेंसी करती है, इसका भी सहयोग मिलता है। दूसरी जो एजेंसी है यह भी एक्सपोर्ट से संबंधित है, जो गवर्नमेंट की एक संस्था है, निर्यात निरीक्षण परिषद यानी कि EIC। EIC का मतलब है निर्यात निरीक्षण एजेंसी भी इसको कहीं कहीं कहा जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल EIC होती है। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में बना हुआ है। यह भी देखता है कि जो हमारे एक्सपोर्ट से संबंधित जो हमारे जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं और अन्य जो सामान हैं उनका यह जो है उसकी देखरेख EIC के द्वारा की जाती है। जो इसमें हमारा पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं उसको भी इसका देखा जाता है। बहुत से ऐसे जो हमारे डेवलप कंट्री हैं वहाँ पर लगातार डिमांड बनी हुई है। तीसरा आता है विदेश व्यापार महानिदेशक यानी कि DGFT यानी कि डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड्स। ये जो विदेश व्यापार महानिदेशक हैं इनका कार्यालय नई दिल्ली में है, उद्योग भवन में इनका कार्यालय है। यह भी जो हमारे एक्सपोर्ट जो होते हैं, जो सामान होते हैं उसमें फूड प्रोडक्ट्स भी आता है, पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स भी हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, इनकी देखरेख, इनकी निगरानी, इनको बढ़ावा देने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। और लास्ट में बड़ी बड़ी कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, एक हमने सहकारी समितियां देखी, इसमें NECC, BCC और ब्रोमार्क था। उसके बाद हमने जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं जिसमें हमने देखा अभी तक एपीडा, EIC और जो हमारा DG फॉरेन ट्रेड्स है यानी कि विदेश जो हमारा जो व्यापार है उसका जो DG है वो हमने देखे, उसके जो कार्य थे वो हमने अब तक डिस्कस किए। इसके बाद कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो विपणन में, जो पोल्ट्री उत्पाद हैं, कुक्कुट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको विपणन में सहयोग कर रही हैं। ये वेंकटेश्वर हैचरी का नाम इसमें आता है, सुगुना फूड्स, स्काईलार्क, ये कुछ बड़े बड़े नाम हैं। इसके अलावा अन्य कंपनियां भी हैं जो हमारा जो पोल्ट्री का जो किसान है उसका जो प्रोडक्ट है उसको लेती हैं, उसको प्रोसेस करके या उसको लाइव वेट में लेकर के उसको बेचती हैं और एक अच्छा दाम किसान को उपलब्ध होता है। ये कंपनियां लगभग 40% जीवित बॉयलर और 55% जो है वो मांस के रूप में, प्रसंस्कृत मांस जिसको हम कहते हैं डीप फ्रीज, शीतित या हिम शीतित जो मांस है उसके रूप में ये सेल करती हैं और ये केवल 5% ही खुदरा दुकानों पर मूल्यवर्धित उत्पादों के रूप में बेचती हैं। ये जो कंपनियां हैं यह भी, जैसे हमने देखा था, केवल कुछ ही वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं जो इनके द्वारा बेचे जाते हैं, बाकी मुख्य रूप से 55% जो मांस के रूप में इसको बेचती हैं। यदि हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो जो हमारा कंज्यूमर है पोल्ट्री जो प्रोडक्ट्स हैं उसका 30% शहरी है और 70% ग्रामीण कंज्यूमर है जो कि हमारा जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं उसको ग्रहण करता है। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर था, एक महत्वपूर्ण लेक्चर, जो हमारा किसान है, नवयुवक है, वो पोल्ट्री जो हमारा उत्पाद है उसको कैसे एंटरप्रेन्योर के रूप में, उद्यमिता के रूप में इसको ग्रहण करें और उसका मार्केटिंग यहाँ पर भारतवर्ष में किस प्रकार हो सकती है, इसके विषय में हमने चर्चा की। धन्यवाद।